तो गाइस ये विजन की 27 मार्च की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो गाइस हमारा पॉलिटी का पेड कोर्स चल रहा है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं @मित्तल वैशाली 94। इसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइन, तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करें। दैट इज द प्राइम मिनिस्टर एश्योर्स बांग्लादेश ऑफ इंकिंग तीस्ता वाटर शेयरिंग पैक्ट। देखो ये जो न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में हो रहा है का सो हम क्या कर सके, बांग्लादेश के साथ क्या कर सके, तीस्ता के वाटर को क्या कर सके, शेयर कर सके। फाइन, तीस्ता आपको पता होना चाहिए हमारा ये सोर्स ऑफ डिस्कॉर्ड है, मतलब कि कहीं ना कहीं इसको लेके तीस्ता रिवर के वाटर को लेके कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होता रहता है इंडिया और बांग्लादेश में। तो इसलिए क्या है, इन दोनों के बीच में क्या निगोसिएशन हो रही हैं, दोनों कंट्रीज़ के बीच में निगोसिएशन मतलब बातचीत हो रही है कि किस तरह से हम वाटर को शेयर कर सकें। कब से हो रही है ये बात, 1951 से हो रही है, जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट होता था। फाइन, पाकिस्तान का पार्ट होता था ईस्ट पार्ट है। 1984 में एक जॉइंट रिवर्स कमीशन ने रिकमेंड किया कि हमें क्या करना चाहिए, तीस्ता रिवर का 42.5% वाटर है उसको हमें इंडिया को एलोकेट करना चाहिए, और इसके अलावा 37.5% वाटर हमें बांग्लादेश को एलोकेट करना चाहिए। हाईवर 2011 में एक अटैम्प्ट आया कि हमें क्या करना चाहिए, इंडिया और बांग्लादेश को तीस्ता वाटर की शेयरिंग के लिए एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए, सो दैट हम, मतलब कि 1984 में रिकमेंडेशन दी थी, किसने दी थी, जॉइंट रिवर्स कमीशन ने दिया था। और इसलिए बोला था कि उस रिकमेंडेशन पे हमें दो क्या करना चाहिए, एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए। लेकिन उस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट नहीं किया गया, क्यों, उस वक्त वेस्ट बंगाल ने कुछ ऑब्जेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर आपको ये थोड़ा तीस्ता रिवर के बारे में पता होना चाहिए। देखो तीस्ता रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से ड्रेन होती है, ये सब जो पार्ट है हमारा ज्योग्राफी सेक्शन का बन जाता है। तीस्ता रिवर ओरिजिनेट होती है हिमालयाज के सोलामू रीजन के, जो कि इंडिया का पार्ट है, और ये फ्लो होती है सिक्किम से, वेस्ट बंगाल से, बिफोर मर्जिंग इनटू द ब्रह्मपुत्र रिवर एट छिलमारी बांग्लादेश। फाइन, तो गाइस आपको पता चल गया ओरिजिनेट कहाँ होती है, इंडिया में ही सोलामू से, और कहाँ से बह के जाती है, सिक्किम में, वेस्ट बंगाल से, और जब इन दोनों से बह के जाती है तो वो फाइनली ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मर्ज हो जाती है, और फाइनली वो कहाँ पे मर्ज होती है, बांग्लादेश में। फाइन, ये वन ऑफ द 54 रिवर्स हैं जो बांग्लादेश में एंटर होती है फ्रॉम इंडिया, और ये फोर्थ लार्जेस्ट ट्रांसबाउंडरी रिवर है जो बांग्लादेश की है आफ्टर गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना था। ठीक है, तो अगर आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी रिवर्स हैं ऐसी जो इंडिया से फ्लो के बांग्लादेश में जाती है, तो ये वन ऑफ द 54 रिवर्स है जो इंडिया से फ्लो के कहाँ जाती है, बांग्लादेश में जाती है। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश ने ऑलरेडी गंगा वाटर ट्रीटी को साइन किया गया है, जो कि 1996 में किया गया था, जो एक अरेंजमेंट बनाती है कि किस तरह से हम गंगा के वाटर को शेयर कर सकें, सो दैट कुछ हम बांग्लादेश के जो राइट्स हैं उनको भी रिकॉग्नाइज कर सकें एट अ लोअर रिपायरेंट रेट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में होगा। नेक्स्ट न्यूज दैट इज अ नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, दैट इज द निसार, वर्ल्ड फर्स्ट ट्विन रडार सैटेलाइट मिशन। ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर कवर होगी अंडर GS3। अभी क्या है, इसरो ने प्रिपेयर किया एस बैंड का सिंथेटिक अपर्चर रडार, और इसको शिप किया, मतलब कि इसरो ने ये प्रिपेयर करके नासा को शिप कर दिया, सो दैट हम इसको क्या कर सके, इंटीग्रेट कर सके किसके साथ, एल बैंड वाले पेलोड जिसको डेवलप किया गया है, डेवलप्ड बाय इट, जो नासा के द्वारा डेवलप किया गया फॉर निसार सैटेलाइट। फाइन, तो निसार सैटेलाइट के क्या गया है, देखो निसार सैटेलाइट के लिए क्या किया गया, एस बैंड का जो SAR है उसको इसरो ने बनाया, और इसको शिप किया गया किसको, नासा को, सो दैट नासा क्या करे, इसको इंटीग्रेट कर सके किसके दो साथ, एल बैंड वाले पेलोड गया। ठीक है, सार का मतलब क्या होता है, सिंथेटिक अपर्चर रडार का मतलब क्या होता है, ये एक तरह की टेक्निक होती है कि किस तरह से आप फाइन रिजोल्यूशन इमेजेस प्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब कि बहुत ही जो इमेजेस होती हैं, मतलब कि उसका बहुत ही ज़्यादा जो रिजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा, आप किस तरह से टेक्निक किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हो, तो एक तरह की टेक्निक होती है फ्रॉम अ रिजोल्यूशन लिमिटेड रडार से। ठीक है, निसार है कि ये आपको पता होना चाहिए, ये अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है, इसमें हम क्या करेंगे, अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे, और ये मिशन किस किस का है, इसरो और नासा के बीच में। सो इट इज़ अ जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन बिटवीन द इसरो एंड नासा। इसको 2022 में लॉन्च किया गया, सो दैट कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, इसरो के दैट इज़ द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, नियर पोलर ऑर्बिट में। ठीक है, तो आपको ये बताना चाहिए निसार जो हमारा जो प्रोग्राम है वो किससे रिलेटेड है, अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है, किस किस का, इसरो और नासा को, और इसको हम 2022 में लॉन्च करेंगे, कहाँ से, श्रीहरिकोटा से करेंगे, और कहाँ पे लॉन्च करेंगे, नियर पोलर ऑर्बिट। ठीक है, इसके लिए क्या जो नासा है वो हमें क्या प्रोवाइड करे, वन ऑफ द रडार्स प्रोवाइड करें, इसके अलावा हाई रेट कम्युनिकेशन सब सिस्टम प्रोवाइड करें, GPS रिसीवर हमें प्रोवाइड करें, और कुछ पेलो डाटा सब सिस्टम। तो ये कुछ सुविधाएं हैं जो हमें नासा प्रोवाइड कर रहा है। फाइन, इसरो क्या प्रोवाइड करेगा, स्पेस क्राफ्ट, बस, रडार, लॉन्च व्हीकल, और जो भी लॉन्च सर्विसेज है वो सब इसरो प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इसके अंदर लार्जर रिफ्लेक्टर एंटीना भी होगा जो नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। फाइन, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, निसार जो सिस्टम है इसका हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले क्या आएगा,
अर्थ सरफेस में क्या चेंजेस होते हैं उसको ट्रैक करेगा, किस तरह से जो वोल्केनिक इरप्शन है क्या वार्निंग साइंस है उनको सपोर्ट करेगा, क्या ग्राउंड वाटर सप्लाईज है उनको मॉनिटर करेगा, और किस तरह रेट से जो ग्लेशियर मेल्ट्स हो रहे हैं उन सबको क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। फाइन, अब इसकी प्रिसीजन की वजह से क्या है, रेडार क्या कर सकता है, क्लाउड्स और डार्कनेस में पेनिट्रेट कर सकता है, जिसका मतलब क्या है कि वो किसी भी वेदर में डे या नाइट में क्या कर सकता है, डाटा को कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि अभी हमने क्या बोला कि इसका जो रिजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। फाइन, इससे हमें क्या मिलेगा, हम क्या कर सकते हैं, लैंड जो सरफेस है, जो अर्थ का जो सरफेस है वो किस तरह से इतना चेंज होता रहता है, फ्रीक्वेंट चेंज होता रहता है, उसका क्या कोज है, क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या जो चेंज हो रहा है उसके आगे क्या रिजल्ट हो सकते हैं, इन सबको हम बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, और किस तरह से जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसका सिग्निफिकेंस होगा। नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज अ पेंडेमिक इम्पैक्ट रिकॉर्ड पेंडेंसी ऑफ केसेस एट ऑल लेवल्स ऑफ जुडिशरी। फाइन, देखो ये गाइस जो न्यूज़ हमारे पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगा। देखो ये क्या है, कोविड है, कोविड की वजह से क्या है, जो पेंडेसीज रही हैं, केसेस की पेंडेसी रही हैं हर एक लेवल ऑफ जुडिशरी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोकल कोर्ट्स हो, हर जगह क्या है, बहुत ज़्यादा जो केस हैं वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गया। अभी क्या है, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म मॉनिटरिंग जुडिशियल डाटा है, वहाँ पे क्या है, जो केसेस जो पेंडिंग है वो सबसे ज़्यादा हाई पहुंच चुके हैं बिटवीन दिसंबर 2019 एंड दिसंबर 2020। मतलब दिसंबर 2019 में केसेस जो पेंडिंग थे अगर वो 10 थे, तो दिसंबर 2020 में जो वो केसेस जो पेंडिंग है वो 15 पहुंच चुके हैं, विच इज़ द हाईएस्ट। ठीक है, जो अभी तक हाईएस्ट पहुंच है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में देखा गया जो पेंडेंसी के जो केसेस हैं उनका जो इंक्रीज़ हुआ वो 18.2% हुआ है। हाई कोर्ट्स में जो केसेस की पेंडिंग है वो 20.4% इंक्रीज हुआ है सिर्फ एक साल के बीच में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में 10.35% केस पेंडेंसी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब कोविड-19 के ड्यूरिंग क्या स्टेप्स लिए गए थे। फाइन, देखो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था ई लोक अदालत, तो उसी तरह जो कोविड-19 में क्या स्टेप्स लिए गए, सो दैट हम केसेस जो पेंडिंग हो रहे हैं उनको या फिर जो केसेस हैं उनको प्रोसीडिंग चलती रहे। ठीक है, हमने क्या करा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या वीडियो एप्लीकेशन क्या किया, ऐप मतलब कि डेवलप किया, सो दैट हम क्या कर सके, यहाँ पे प्रैक्टिस कर सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फंक्शन किया है मोर देन यूजर, मतलब कहना है कि नॉर्मल डेज में जो सुप्रीम कोर्ट काम करते हैं उससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने काम किया। मतलब कि वैसे तो नॉर्मल 190 डेज काम करते हैं एक साल में, लेकिन कोरोना के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 231 डेज काम किया। ठीक है, इसके अलावा जो अर्जेंट मैटर्स है उनका ई फाइलिंग है, उन केसेस को ई फाइल किया। फाइन, इसके अलावा 70 लाख से ज़्यादा केसेस को डिजिटली हियर किया गया अक्रॉस द कंट्री टिल 31 जनवरी। ठीक है, तो ये हमने काफ़ी कुछ किया कोविड के ड्यूरिंग भी। फाइन, अब नियर अबाउट 3.4 करोड़ से ज़्यादा भी केसेस अभी तक पेंडिंग पड़े। अगर हम सभी केस सभी उसमें देखें कोर्ट्स में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसमें से जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं इनमें सबसे ज़्यादा केसेस हैं। मतलब कि 100 केसेस में जो 87.3 केसेस हैं वो हाई कोर्ट सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में ही पेंडिंग है। इसके अलावा जो 12.5% जो पेंडेंसी केसेस हैं वो हाई कोर्ट में है। ठीक है, रीजंस क्या है पेंडेंसी का, क्योंकि जजेस की स्ट्रेंथ बहुत कम है, मतलब 10 लाख लोगों पे सिर्फ 20 जज हैं। फाइन, फ्रीक्वेंट एडजॉर्नमेंट्स हो रही हैं। एडजॉर्नमेंट्स मतलब क्या है, तारीख पे तारीख, मतलब कोर्ट है वो बीच में एडजॉर्न होती रहती है। ठीक है, कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट में लार्ज मतलब कि सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। फाइन, इसके अलावा जजेस की वैकेंसीज बहुत है। तो ये कुछ इशूज़ हैं जिसकी वजह से हमारा जो केसेस की पेंडिंग है वो जो था इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब क्या स्टेप्स लिए गए हैं सो दैट हम इनको एड्रेस कर सकें। सबसे पहले हमने एक ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया फॉर ICT इनेबलमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट केस ऑफ द कंट्री। इस तरह जस्टिस ऐप को हमने एस्टेब्लिश किया सो दैट हम जजेस की हेल्प कर सके कि वो पेंडिंग केसेस को ट्रैक कर सके। एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को हमने एस्टेब्लिश किया, जैसे आपको पता है लोक अदालत हो गया। ठीक है, हम इतना कुछ पढ़ते रहते हैं। ठीक है, कॉन्सिलेशन, आर्बिट्रेशन, ये सब हमने इसलिए एस्टेब्लिश किया सो दैट हम जो पेंडेंसी है केसेस की उसको डिक्रीज कर सकें और आउट ऑफ द कोर्ट हम केसेस को जल्द से जल्द सेटल डाउन कर सकें। नेक्स्ट न्यूज़ है MOU साउंड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्ड एक्शन अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अगेन गाइस ये जो न्यूज़ हमारी एनवायरनमेंट के अंदर कवर होगी। अभी क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, किसके द्वारा साइन किया गया, बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, अर्बन लोकल बॉडीज, किसके फॉर 132 आइडेंटिफाइड सिटीज़, जहाँ पे हम क्या करेंगे, सिटी स्पेसिफिक एक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे दैट अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। फाइन, तो अभी क्या किया, MOU साइन किया है किसके द्वारा, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, किसके में 132 सिटीज़ में, सो दैट हम वहाँ पे क्या करेंगे, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सिटी एक्शन प्लान को हम
इसलिए प्रिपेयर करेंगे सो दैट हम क्या कर सकें, वहाँ पे एयर पोल्यूशन सोर्सेज को कंट्रोल कर सकें। और कैसे कंट्रोल करेंगे, एक्शंस लेंगे थ्रू मल्टी डायमेंशनल एक्शन। जैसे हम क्या करेंगे, सेवरल जो इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है उनको इकट्ठा लेके आएंगे। इसके अलावा इनमें जो एक्शन प्लान है इसमें क्या क्या इंक्लूड है, हम क्या करेंगे, एम्बिएंट एयर क्वालिटी नेटवर्क को एक्सपेंड करेंगे, सोर्स अपॉइंटमेंट स्टडीज़ को एक्सटेंड करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीज करेंगे, और जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म उसको हम सेटअप करेंगे। अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में, जिनमें 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने क्या किया था, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। एक तरह का लॉन्ग टर्म है, टाइम बाउंड और नेशनल लेवल स्ट्रेटेजी है, जो किस तरह से हम एयर पोल्यूशन प्रोग्राम से एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम से हम टैकल कर सकें। और इसमें हमारा टारगेट है कि हमें क्या करना है, अपना जो पीएम कंसंट्रेशन है, पर्टिकुलेट मैटर की जो कंसंट्रेशन है, वो 2024 तक हमें क्या करना है, 20% क्या करना है, डिक्रीज करना है, या 30% हमें डिक्रीज करना है ना, 20 से 30% हमें डिक्रीज करना है अपना पीएम की कंसंट्रेशन। ठीक है, अभी क्या किया, जो 134 सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया कंट्री में, वो उनके एयर क्वालिटी डाटा के अकॉर्डिंग उनको चूज़ किया। ठीक है, अब कंपोनेंट्स क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें मिटिगेशन एक्शन है, किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो पोल्यूशन लेवल है उसको हम कम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एक्सटेंसिव प्लांटेशन टाइप ऑफकोर्स एफोरेस्टेशन करेंगे, क्लीन टेक्नोलॉजीज यूज़ करेंगे, और सेक्टोरल इंटरवेंशंस हम यूज़ करेंगे। नॉलेज एंड डाटा बेस, मतलब कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क होगा, एयर पोल्यूशन हेल्थ एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट स्टडी, ये सब हम करेंगे। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, मतलब कि कुछ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हेल्प करेंगे, जैसे ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, हम एक एयर इन्फॉर्मेशन सेंटर को सेटअप करेंगे, एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम को सेटअप करेंगे, और पब्लिक अवेयरनेस। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जो इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, सो दैट हम अपना एयर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उनको हम टैकल कर सकें। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, एक सेकेंड, इंडिया चार्ट्स प्लान टू टैकल इम्पैक्ट ऑफ स्विस ब्लॉकेज। तो वैसे आपने पढ़ा ही होगा, स्विस ब्लॉकेज आज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। देखो, ये जो हमारी न्यूज़ अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। अभी क्या, इंडिया ने 4 प्रोलॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाई है, मतलब कि किस तरह से 4 तरह से स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसमें क्या इंक्लूड है कि किस तरह से हम शिप्स को रीरूट कर सकते हैं विया केप ऑफ गुड होप, और हम क्या कर सकते हैं, जो पेरिशेबल कार्गो है उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। पेरिशेबल मतलब कि जहाँ पे जो गुड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब कि काफ़ी लाइक पेरिशेबल, लाइक आप समझ रहे हो ना, पेरिशेबल प्रीशियस। फाइन, तो इंडिया ने क्या करा है, स्ट्रेटेजी बनाई है जिसमें 4 उसके मेथड्स हैं, सो दैट हम क्या कर सके, शिप्स को रीरूट कर सके, किस केप के थ्रू, किस और रूट के थ्रू, विया केप ऑफ गुड होप, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी पेरिशेबल कार्गो है उसको हम प्रायोरिटाइज करेंगे। हम क्या करेंगे, जो फ्री ट्रेड्स है, फ्री ट्रेड्स मतलब क्या, जो हमारा माल, जो शिप्स जो माल आपका लेके जा रही है, जैसे आपकी माल गाड़ी होती है, उससे जो फ्री रेट्स हैं उनको हम स्टेबलाइज करेंगे, और जो एक्सपेक्टेड पंचिंग अप है उनको हम हैंडल करेंगे इंडियन फोर्स में। फाइन, इससे पहले कि 400 मीटर की जो कंटेनर शिप है ऑफ एवरग्रीन मैराइन, जो कि तवाइनिस की कंपनी है, वो क्या कर रही थी, सुइस कैनल में स्टक हो गई थी, जिसकी वजह से जो रीजनल शिपिंग सप्लाई है वो एकदम से हाल्ट आ गई। मतलब कि देखो, आपको पता है सुइस कैनल से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, अगर कोई भी वहाँ पे शिप फंस जाएगी, स्टक हो जाएगी, तो उससे क्या होएगा, जो एक रीजन में जो सप्लाई होती है वो कहीं ना कहीं क्या रुक सकती है। ठीक है, इस रूट को हम यूज़ करते हैं इंडिया, इस रूट को, जो सुइस कैनल का जो रूट है उसको इंडिया एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में यूज़ करता है। और नियर अबाउट इस रूट से $200 बिलियन का क्या होता है, ट्रेड होता है। कहाँ से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से, यूरोप से। ठीक है, अगर ब्लॉक हो जाता है स्विस कैनल तो इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सबसे पहले हमारे एक्सपोर्ट से, जो हमें एक्सपोर्ट का, जैसे ऑयल हो गया, टेक्सटाइल, फर्नीचर, कॉटन, ऑटो कंपनी, मशीन पार्ट, ये इनका जो एक्सपोर्ट है वो 10 से 15 दिन तक डिले हो जाएगा। इंपोर्ट्स पे जैसे ऑयल आता है, कुछ स्टील और रॉ मटेरियल्स की आइटम्स आती हैं जो हमारे असेंबली लाइन्स में यूज़ होती हैं, बेसिक केमिकल जैसे फिनोल, एलिनिल, ये भी इनकी डिलीवरी भी हमारे डिले होगी। इसके अलावा इंडिया टॉप इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, वी एस यूज़ करना, तो ऑफकोर्स हमारा जो ऑयल है वो और ज़्यादा डिले होगा। फाइन, इसके अलावा इससे क्या होगा, जो फ्री ट्रेड है, जो ट्रांसपोर्ट रेट्स हैं, उसमें 5 से 15% इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि अब सुएज कैनाल का जो रूट है वो तो ईजी पड़ता है। अब किसी और रूट से लेके आओगे तो आपका लॉन्गर रूट पड़ेगा, और फ्यूल चार्जेस पड़ेंगे, तो ऑफकोर्स जो आपके एट द एंड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस भी बढ़ेगा। सुएज कैनाल के बारे में आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है इंडियन ओशन के साथ विया रेड सी, और ये एक शॉर्टेस्ट सी लिंक है बिटवीन एशिया एंड यूरोप। फाइन, इसको नेविगेशन में ओपन किया गया था 1869 में, और इजिप्ट ने इस रूट को नेशनलाइज किया था 1956 में। फाइन, तो आपको पता होना चाहिए सुएज कैनाल वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हैवीली यूज शिपिंग लेन्स है। नियर अबाउट वर्ल्ड का 12% ट्रेड इस सुएज कैनाल के थ्रू होता है। 8% जो नेचुरल गैस है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, वो इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है, और 1 बिलियन ऑफ बैरल्स ऑफ एओल हर दिन क्या किया जाता है, इस कैनल के थ्रू क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, अगर आपको सुएज कैनल के अलावा कोई अल्टरनेटिव रूट देखना होगा शिपिंग का, तो वो क्या क्या, क्योंकि अभी क्या है, सुएज कैनल ब्लॉक हो चुका है, तो सुएज कैनल तो आप देख सकते हो
10,000 नॉटिक माइल्स होता है, मतलब कि नियर अबाउट 850 किलोमीटर है, 18,500 किलोमीटर है, और 25.5 डेज लगते हैं अगर आप इसके थ्रू किसी भी माल को ट्रांसपोर्ट करते हो। अगर आप केप ऑफ गुड होप के थ्रू ट्रांसपोर्ट करोगे तो इसका जो किलोमीटर है वो नियर अबाउट 25,000 किलोमीटर पड़ेगा, मतलब आप देख रहे हो कितना ज़्यादा डिस्टेंस पड़ेगा, और इसमें ट्रांसपोर्ट होने का 34 डे, मतलब कि नियर अबाउट 10 दिन डिले होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या शिप की जो एवरेज स्पीड होती है वो नियर अबाउट 16.43 नोट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि अगर हम कोई और ट्रांसपोर्ट का रूट देखेंगे तो हमारा जो डिलीवरी है वो भी क्या करेगी, लेट होगी, और हमारा जो चार्जेस हैं वो भी ज़्यादा लगेगा। फाइन, अब हम बढ़ते हैं छोटे छोटे न्यूज़ पे, दैट इज द एग्जिट पोल। आपको पता है अभी क्या इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया है जो एग्जिट पोल का प्रोहिबिटेड पीरियड इन द ऑनगोइंग स्टेट इलेक्शन। आपको पता है वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा है। एग्जिट पोल आपको पता ही है क्या, एक सर्वे बेस्ड होता है कि किस तरह से हम क्या करते हैं, डिफरेंट वोटर से इंटरव्यू लेते हैं कि आपने किस किस को वोट किया, तो इससे सर्वे बेस्ड होता है इंटरव्यूज विद वोटर से इंटरव्यू लेते हैं। जैसे ही वो लीव करते हैं आफ्टर, जब अपनी वोट दे देते हैं, टू एस्टिमेट द आउटकम ऑफ एन इलेक्शन इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन जीत सकता है, तो इसका एक हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, ठीक है। अंडर सेक्शन 126 क्लोज 1 सब क्लोज बी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 किसी भी इलेक्शन मैटर को डिस्प्ले करना इंक्लूडिंग रिजल्ट्स ऑफ एन ओपिनियन पोल या अदर पोल। आपको पता है एक ओपिनियन पोल होता है, एग्जिट पोल है, ये हमने अपनी पीटीसी सिक्स पॉलिटी में कवर किया। तो अभी क्या आरपी एक्ट 1951 के अंडर सेक्शन 126 के अंडर ओपिनियन पोल या किसी और पोल के सर्वे को आप डिस्प्ले नहीं कर सकते ड्यूरिंग प्रोहिबिटेड, जब तक प्रोहिबिटेड है तब तक जो रिस्पेक्टिव जहाँ पे भी पोल हो रही है वहाँ पे वो पोल ख़त्म ना हो जाए 48 घंटे तक, मतलब 48 घंटे के बाद आप डिस्प्ले कर सकते हो, लेकिन 48 घंटे तक जब तक वोटिंग चल रही है उसके ख़त्म होने के 48 घंटे तक आप उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते। फाइन, अंडर सेक्शन 126 ऑफ द आरपीए एक्ट 1951 डिस्प्लेइंग एन इलेक्शन मैटर इंक्लूडिंग द रिजल्ट्स ऑफ एनी ओपिनियन पोल और एनी अदर पोल सर्वे इज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 48 आवर्स एंडिंग विद द आवर फिक्स्ड for conclusion of poll in the respective polling area. Fine. Next is that is the National Aquifer Mapping and Management Program। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, देखो नाम इससे आपको पता चला है 2012 में इनिशिएट किया गया था। किसका पार्ट था, एज अ पार्ट ऑफ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन स्कीम। इसके ऑब्जेक्टिव यही कि हम क्या कर सके, जो एक्विफर्स हैं उनको कैरेक्टराइज कर सके और उनके लिए किस तरह से हम कंट्री में सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर को मैनेज कर सके, उससे रिलेटेड हम प्लान्स को डेवलप कर सकें, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट किया जाता है बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है। एक्विफर आपको पता है बॉडी होती है पोरस रॉक की या सेडिमेंट की जो सैचुरेटेड होते हैं विद द ग्राउंड वाटर। दो जनरल टाइप्स ऑफ एक्विफर होते हैं, कन्फाइंड होते हैं, अनकन्फाइंड होते हैं। फाइन, नेक्स्ट है क्लाइमेट डाटा सर्विसेज पोर्टल। इसको डेवलप किया गया किसके द्वारा, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज डेवलप्ड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे, किसके साथ, विद प्लेटफॉर्म्स और क्लाइमेट डाटा मैनेजमेंट एंड सप्लाई टू यूजर, ठीक है। इस पोर्टल का मेजर कंपोनेंट क्या है कि हम क्या कर सके, जो वेदर कैसा हो रहा है उसको रियल टाइम में ऑब्जर्व कर सके, जो रिकॉर्ड किया जाता है बाय द आईएमडी ऑब्जर्वेटरी। इसके अलावा जो मीटरोलॉजिकल डाटा उसको ऑनलाइन असेस करा सके, और हम मानसून पे क्या रेनफॉल है या जो साइक्लोन की जो फ्रिक्वेंसी है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम इस पोर्टल पे प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम। अभी क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के अंडर, जिसका एम यही कि हम किस तरह से अपने कंट्री में 19 ऐसी आइकॉनिक डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई कर सके और उनको डेवलप करने के लिए एक अच्छी अप्रोच यूज़ कर सके, ठीक है। इस स्कीम का पर्पस ये है कि हम क्या कर सके, उन 19 पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में क्या कर सके, टूरिज्म को प्रमोट कर सके और उनकी फ्रिक्वेंसी को प्रमोट कर सके और उन सिटीज़ को एक मॉडल बना सके फॉर अदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। इसके में जो 19 साइट्स को आइडेंटिफाई किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। ताजमहल फतेहपुर सिकरी यूपी में, अजंता इंडोलोरा केव जो कि महाराष्ट्र में, हुमायूं टॉम्स रेड फोर्ट कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, गोवा का कोलवा बीच है, आमेर फोर्ट राजस्थान का, सोमनाथ ढोलावीरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात का है, एमपी का खजुराहो, कर्नाटक का हम्पी, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, कजीरंगा असम में, केरला का कुमारकोनम, ओडिशा का कोणार्क और महाबोधि टेम्पल बिहार, ठीक है। तो ये कुछ 19 साइट्स है जिसको आइकॉनिक डेस्टिनेशन साइट्स को चूज किया गया। लास्ट न्यूज आज की अफ्रीकन एलिफेंट। अभी क्या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दैट इज IUCN के अकॉर्डिंग जो अफ्रीकन एलिफेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा थ्रेट में है। क्यों, क्योंकि इनकी पोचिंग हो रही है और इनका जो हैबिटेट है वो लॉस हो जा रहा है, ठीक है। अफ्रीकन एलिफेंट द लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स हैं वो अर्थ पे। ये स्लाइटली जो एशियन जो एलिफेंट्स होते हैं उनसे थोड़ा साइज में बड़े होते हैं और इनके जो ईयर्स होते हैं वो भी लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू एशियन एलिफेंट, ठीक है। जो एशियन एलिफेंट्स होते हैं उनके स्मॉलर और राउंडेड ईयर्स होते हैं। दो स्पीसीज होती है अफ्रीकन एलिफेंट में भी, एक सवाना एलिफेंट होता है, एक फॉरेस्ट एलिफेंट। सवाना एलिफेंट्स होते हैं वो लार्जर एनिमल्स होते हैं जो सब साधारण अफ्रीका में, मतलब कि जो प्लेन्स है वहाँ पे मेनली पाए जाएंगे। फॉरेस्ट एलिफेंट थोड़े से स्मॉलर होते हैं जो मेनली सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। जो सवाना एलिफेंट्स है वो एंडेंजर्ड हो चुके हैं, जबकि जो फॉरेस्ट एलिफेंट्स है वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। तो आपको इनका स्टेटस भी पता होना चाहिए। तो भाई ये हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।